ओके सो फ्रॉम दिस वीडियो हम थोड़ा सा करने जा रहे हैं कंटिन्यू दैट इज अपना वही जो मेंस का पढ़ रहे थे। मेंस के लिए हमने क्या करा है, कुछ जो थीम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो थीम्स आई हैं उनको हम 360 डिग्री कवरेज से कवर करेंगे फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव GS2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए मेंस के लिए यही करना है। मैं बार बार बोलती हूँ हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वही यही रहेगी, सिंपल दैट। जो प्रीलिम्स वाले जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है क्योंकि वहीं से बेस बनेगा। उसके बाद मेंस के लिए आपको जो रिकरिंग थीम्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा रखना है अपना हाथ टाइट, एंड उसके बाद सिंपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यही हमारा सिंपल है। प्रीलिम्स के नोट्स रिवाइज करो, बाकी रिकरिंग थीम्स एंड करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ो मीन्स पर्सपेक्टिव से, एंड उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ना इससे ज़्यादा कुछ ना इससे कम कुछ आपको करना है। दिस इज़ द परफेक्ट एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, और यही सब कर रहे हैं, हम यही करेंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें, एंड इसी तरीके से हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो हमारी ये थीम है हमारी दैट इज़ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108। तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट पे भी हमारी क्या आई है, क्वेश्चन साइंस का मतलब इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है इसके बारे में। तो आपको पता है ये मेंशन्ड है अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है कि जॉइंट सिटिंग किसकी होगी, दैट इज़ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिससे कि जो भी लेजिस्लेटिव डेडलॉक है, लेजिस्लेटिव डेडलॉक पता है ना क्या था, हमने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी जैसे कि एक हाउस से बिल निकलता है दूसरे हाउस में दूसरा उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर उसको 6 महीने तक पेंडिंग रखता है, या फिर कोई ऐसी अमेंडमेंट दे देता है जो पहला हाउस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि डेडलॉक जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव डेडलॉक। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस। इसको प्रिसाइड कौन करता है, ऑफकोर्स स्पीकर करता है लोकसभा का, और उसके एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर करता है, और वो भी ना हो तो फिर डिप्यूटी चेयरमैन करता है। ध्यान रखने वाली बात है, जो वीपी या फिर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो कभी भी इस मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करता है। नाउ व्हेन कब ये जॉइंट सेशन होता है, देखिए जब प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सेशन, और कौन बुला सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बुला सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो कब बुला सकता है, अगर एक बिल अदर देन अ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ध्यान रखना कि मनी बिल पे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कभी भी दैट इज़ कभी भी आपका जॉइंट सेटिंग नहीं होता है। और कोई ऐसा बिल जो मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा है, उसको एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो, रिजेक्टेड बाय वन हाउस, या फिर दोनों हाउस डिसएग्री कर रहे हो उसके अमेंडमेंट पे, मैंने बता ही दिया था, मोर देन 6 महीने हो गए हैं पास्ट हुए विदाउट द बिल बीइंग पास बाय दी बोथ हाउसेस, इस हाउस से दूसरे हाउस में। ठीक है, दिस इज़ डन टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज एंड इंश्योर लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी। और ये क्यों किया गया है, जिससे कि आप डेडलॉक को रिजॉल्व कर सको, जो भी डेडलॉक है उसको आप रिजॉल्व कर सको बिटवीन टू हाउसेज एंड इंश्योर लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी, एंड उससे आपकी जो लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी है वो है। ठीक है, व्हेन इट कैन नॉट बी हेल्ड, अभी हो कब नहीं सकता, जैसे ही मैंने बताया कि जॉइंट सेशन आपका कब नहीं हो सकता, एक तो मनी बिल के केस में क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट होता है लोकसभा का। ठीक है, एज एयर एक्सक्लूसिव टू लोकसभा ही उसको दैट इज़ ला सकता है, लोकसभा ही उस पर वोट कर सकता है, तो राज्यसभा का रोल ही नहीं होता, तो फिर जॉइंट सिटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसका खुद का ही एक प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। एंड तीसरा है स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स ओनली ही जॉइंट सेशन का प्रोविज़न है पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, नाउ क्या प्रोसीजर होता है जॉइंट सेशन में, तो सबसे पहले जो बिल है उसको रखा जाता है बिफोर बोथ द हाउसेज टुगेदर, दोनों हाउसेज के सामने रखा जाता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करता है सेशन पे। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1 से डिसीजन लिया जाता है कि वो बिल पास होगा या पास नहीं होगा। सिंस लोकसभा के पास लार्जर स्ट्रेंथ है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो यूजुअली डोमिनेट करती है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, लोकसभा क्या है, लोकसभा के पास है 552 सीट्स, राज्यसभा के पास है 250, दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आएगा हमारा 802, चलो 800 मान लो। अब इस 800 के 800 लोग भी आते हैं, मान लीजिए 800 के 800 लोग भी आते हैं, तो उसका 50% + 1 क्या होगा, 401।
तो बिकॉज राज्यसभा का ही जो है सॉरी लोकसभा की ही स्ट्रेंथ 552 है, तो क्या उसमें से 401 वोट कराना बहुत मुश्किल है किसी पार्टी के लिए? नहीं है। सो दैट इज़ वाई कह सकते हैं कि जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं, सिंस लोकसभा की लार्जर स्ट्रेंथ है, जो दैट इज़ वाई रूलिंग पार्टी क्या करती है, डोमिनेट करती है। आफ्टर पैसेज जो बिल है वो भेज दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा भाई बिल जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि वो असेंट दे दें। अब कब कब हमारी इंस्टेंसेस हुए हैं जॉइंट सेशंस कब कब बिठाया गया है? तो जनरली ओनली 3 बार ही आज तक जॉइंट सेशंस जो हैं वो बिठाए गए हैं। सबसे पहला 1961 डॉयरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल के लिए जो रिपील हो चुका है आज के टाइम पे, एंड 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए। तो किसके लिए? डाउरी, बैंकिंग, टेररिज्म, डाउरी, बैंकिंग, टेररिज्म, डीबीटी के लिए आज तक 3 बार जो है जॉइंट सेशंस हुए हैं। इन ऑल केसेस डेडलॉक अरोज ड्यू टू राज्यसभाज अपोजिशन एंड वाज रिजॉल्व थ्रू द जॉइंट सिटिंग। जनरली ये जब तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे हिस्ट्री की उठा के, इन तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे तो जो डेडलॉक आया है वो किस वजह से आया? ड्यू टू द राज्यसभा ने अपोज करा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड वाज रिजॉल्व थ्रू, और उसको कैसे रिजॉल्व कराया गया है? जॉइंट सिटिंग बिठा के, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। अब इसके होने से सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फ़ायदा है? देखिए, इससे जो है लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन आता है एंड डेडलॉक जैसी सिचुएशंस अवॉइड होती हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा सुप्रीम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मैंने बताया था जो डिसीजंस है वो लोकसभा के फेवर में ही आते हैं जॉइंट सिटिंग में। सो दैट इज़ वाई सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है पीपल को डायरेक्टली पीपल ने इलेक्ट करके जिन लोगों को भेजा है वो लोग लोकसभा में बैठे हैं, तो वो सुप्रीम होने भी चाहिए। तीसरा, ये स्ट्रेंथन करना है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप को। ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतरीन करता है एंड इंश्योर करता है गवर्नेंस की कॉन्टीन्यूटी को, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप को क्या करता है और ज़्यादा स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है, और इंश्योर करता है गवर्नेंस की कॉन्टीन्यूटी को, कि गवर्नेंस क्या रहे, हमारा कंटिन्यू रहे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन बाई कैमरलिज्म। ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दिखाता है हमारे बाई कैमरलिज्म के अंदर, ठीक है, कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस हमारा लगाया जा सकता है। अगर राज्यसभा किसी डिसीजन को नहीं लेने दे रहा तो जो लोकसभा है वो उस पर चेक एंड बैलेंस लगा रही है ना, विद इन अ बाई कैमरलिज्म, ठीक है। सो दोबारा कर सकते हैं क्या सिग्निफिकेंस है? तो एक कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है, ठीक है, अवॉइड करा रहा है डेडलॉक को, सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा को रिफ्लेक्ट करा रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की रिलेशनशिप को और बेहतरीन बना रहा है, एंड चेक्स एंड बैलेंसेस भी बिठा रहा है। राज्यसभा के ऊपर चेक कौन लगा रहा है? लोकसभा, ठीक है। नाउ कुछ लिमिटेशंस भी होंगी या कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा, बिल्कुल है। देखिए, इसमें लोकसभा की डोमिनेंस है ड्यू टू हायर स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक बट रिड्यूसेस फेडरल बैलेंस, तो कहीं ना कहीं दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म भी हम कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अगेंस्ट, कि ये तो हो गया ना कि एक हाउस फिर कभी भी चाहे तो क्या कर सकता है, दूसरे हाउस को वो कर देगा, दैट इज़ सुपर सीड कह सकते हैं। तो उससे जो दूसरे हाउस की इजेंस है, राज्यसभा की इजेंस है, वो कहीं ना कहीं खतरे में चली जाएगी। माइनॉरिटी ओपिनियन ऑफ राज्यसभा मी गेट सुप्रेस्ड, और जो ओपिनियन है राज्यसभा का, वही मैंने बताया, वो सुप्रेस हो सकता है। बहुत वैसे रेयरली इसको यूज़ किया जाता है, हैंस लिमिटेड एज अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टूल। तो बहुत कोई बेहतरीन काम इसने नहीं करा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टूल के तरीके से, बिकॉज आपने देखा कि अभी तक 3 ही बार है, 3 टाइम्स ही अभी तक ये बैठा है, डॉरी, बैंकिंग सर्विस और टेररिज्म से रिगार्डिंग। कैन बी मिस यूज पॉलिटिकली बाय मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, मेजोरिटेरियन रूल को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे किसकी चलती है, हमारी मेजोरिटी पार्टी जो भी होती है हमारी, दैट इज़ इन द लोकसभा, उसके में ही उसकी चलती है, तो उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो मिसयूज़ किया जा सकता है पॉलिटिकली, माइनॉरिटी जो ओपिनियन है उसको सुप्रेस किया जा सकता है, लोकसभा की डोमिनेंस है ना, जो फेडरल बैलेंस को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया है ना, क्योंकि राज्यसभा में क्या है, राज्य, दैट मीन्स स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे रहते हैं, तो उनकी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, और ये रेयरली यूज़ हुआ है टू रिड्यूस अ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराने के लिए ना। अब जुडिशियल व्यू देख लेते हैं, दैट मीन्स कोई केस भी हुआ होगा इससे रिगार्डिंग, बिल्कुल हुआ है। जैसे कि वैसे कोई डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन वैसे है, जैसे कि किहोतो होलवान केस, जिसने बोला कि जो स्पीकर की अथॉरिटी रेलेवेंट एंड स्पीकर प्रिसाइड, और ऐसे राजा रामपाल केस हुआ था जिसने बोला कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्प्लाइंग स्पीकर्स डिसीजन इन जॉइंट
सेशन कैन नॉट बी इजीली क्वेश्चनड इन कोर्ट, जिसने बोला था कि क्योंकि पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस मिलते हैं है ना, स्पीकर को भी मिलते हैं, तो स्पीकर का जो डिसीजन है, स्पीकर क्या डिसाइड कर रहा है जॉइंट सेशन में, तो आप उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में, है ना। पार्लियामेंट में कुछ भी काम हो रहा है तो उसको आप लेके जाके कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस मोटा मोटा तो देखिए इसमें यही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में। अच्छा, कंपैरिजन भी है, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। सिमिलर प्रैक्टिस आपको पता है ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जिस्ट करती है, और ऑस्ट्रेलिया से इवन हमने जॉइंट सेशन का प्रोविजन बोरो किया है। बट इंडिया में इट इज़ नॉट अ रूटीन मैकेनिज्म, हमारे यहाँ पे डेली नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, यूज ओनली रेयर सिचुएशंस में यूज़ होता है टू प्रिजर्व द बाई कैमरल बैलेंस। जैसे कि बाई कैमरल जो राज्यसभा लोकसभा का बैलेंस है पावर का, वो बना रहे, उनके बीच में आपस में टसल ना हो। समझ लीजिए अगर उनके बीच में टसल हो जाएगी तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, बाइस्ड हो सकता है ना, और वो ऐसे हो जाएगा कि लॉ ही नहीं बनेंगे। वो लेके आएगा, अगर राज्यसभा कुछ लेके आ रहा है तो लोकसभा उसको मना कर देगा, लोकसभा कुछ लेके आ रहा है राज्यसभा कर देगा, ठीक है। तो सिमिलर प्रैक्टिस कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो तरीके से रूटीन मैकेनिज्म है कि होता ही होता है, हमारे यहाँ पे रूटीन है, हमारे यहाँ पे रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस भी हमें साथ के साथ पता होना चाहिए। और बेसिक करें तो आर्टिकल 108 है, कॉल कौन करता है, हमेशा प्रेसिडेंट करता है, प्रिसाइड इसको स्पीकर लोकसभा का करेगा। अप्लाई होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स पे, सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे या मनी बिल पे नहीं होता है। पर्पस क्या है, दैट इज़ टू रिजॉल्व द डायलॉग बिटवीन द हाउसेज। अकर्ड आज तक 3 बार ही हुआ है, ठीक है। तो बेसिक हमारे जॉइंट सेशंस के बारे में था। नाउ बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, या कहते हैं एमपीज़ के रोल से रिगार्डिंग भी हमारा जो है मीन्स में क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए जो रोल है इनका, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, वो डिराइव हुआ है आर्टिकल 79 से 122 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो है पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आती है, 3 चीज़ें आती हैं। जो एमपीज़ होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। एमपीज़ क्या है हमारे, एमपी क्या है हमारे, लोगों के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या है, पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में लिंक है ना। उनकी समस्याएं सुनेंगी, उनसे क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से। देयर रोल कवर्स, उनके क्या क्या रोल है, लेजिस्लेटिव है, डेलिब्रेटिव है, दैट इज डिस्कशंस करना, फाइनेंशियल है, बजट को पास कराना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो अपने लोगों की आवाज़ बनते हैं, एंड ओवरसाइट है, वो चेक ऑन भी लगाते हैं किस पे, दैट इज़ हमारे एग्जीक्यूटिव पे। तो ये उनके मेन मोटे मोटे काम है। तो हम अच्छा से डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, कि हमारे एमपी का क्या क्या काम होता है, ठीक है। एमपी कहें या फिर एमपी कह लेते हैं, चलो, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है, तो आपको पता है एमपीज़ लॉ को बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं किसी लॉ को, कोई भी सब्जेक्ट जो यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में है। वो बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिबेट करते हैं, उनके ऊपर वोट करते हैं, है ना। प्राइवेट मेंबर्स जो बिल्स हैं वो भी अलाउ करते हैं नॉन मिनिस्टर एमपीज़ को टू प्रपोज द लेजिस्लेशन। आपको पता है प्राइवेट मेंबर बिल्स भी होता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या कौन होते हैं, जो अदर देन एमपीज़ लेके आते हैं, एमपी नहीं है वो लोग, सॉरी नॉट, जो मिनिस्टर नहीं है उनके अलावा जो लेके आते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर पर्सनस राइट्स बिल 2014 में आया था। दे इंश्योर लॉज रिफ्लेक्ट पब्लिक नीड्स, कहीं ना कहीं वो लोगों की नीड्स का यहाँ पे जो उनके लॉज होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, लोगों की नीड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड डिपार्टमेंटल कमिटीज़ भी होती है जो कि हेल्प करती हैं एमपीज़ को स्क्रूटनाइज करने के लिए बिल्स को डिटेल में। तो लेजिस्लेटिव रोल क्या है कि लॉज को बनाना, उनको समझना, उन पर डिस्कशंस, डिबेट, वोट करना, और लॉज भी कैसे लेके आना, दैट इज़ जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करें, उनको स्क्रूटनाइज करना थ्रू द कम्युनिटीज़। नाउ रिप्रेजेंटेटिव रोल भी है। रिप्रेजेंटेटिव रोल का मतलब क्या है, जो एमपीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं विल ऑफ द पीपल, लोगों की क्या इच्छा है, और फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे कि लोकसभा या फिर स्टेट की राज्यसभा, वो इश्यूज़ को रेज करते हैं जो लोकल होते हैं, सोशल होते हैं एंड नेशनल कंसर्न के होते हैं पार्लियामेंट में। कैसे करेंगे, क्वेश्चन या 0R के थ्रू, एडजॉर्नमेंट मोशंस के थ्रू, कॉलिंग अटेंशन मोशंस के थ्रू। एक तरीके से ब्रिज का काम करें सिटीजन्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि मैंने बताया कैसे करें। देखो इसके लिए बेहतरीन डायग्राम हम बना सकते हैं अगर मीन्स में आए। सो देर जनरली ये जनरल पब्लिक है, ये हमारी क्या है एमपी है, और ये हमारा गवर्नमेंट है। तो ये जनरल उनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं, उनसे प्रॉब्लम सुनते हैं, और ये फिर क्वेश्चन करते हैं या फिर सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो उनको यहाँ तक के लिए उनका एक तरीके से वी कैन से कि उससे रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स वगैरह देना, थोड़ा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पे नज़र रखना, ये सब कुछ वो करते हैं। तो इस तरीके से ब्रिज का काम कर रहे हैं। नाउ दे ऑल्सो हेल्प पीपल एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट्स। वही मैंने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनके बेनिफिट्स वहाँ तक पहुँचे तो उस पर भी एक तरीके से निगरानी रखते हैं थ्रू एमपी लेड स्कीम। जैसे कि एमपी लेड्स क्या स्कीम क्या है, एमपी
डेवलपमेंट स्कीम है कुछ, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि हर एक एमपी को एक फ़ंड दिया गया, स्मॉल फंड है ना, 5 करोड़ का, कि आप जो भी अपनी उस एरिया में जिस जगह के आप एमपी हो, आप उसकी किसी भी पर्टिकुलर नीड के लिए इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। स्मॉल लोकल डेवलपमेंट का वर्क है। तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल भी है, ठीक है। इसके अलावा डेलिब्रेटिव रोल, डेलिब्रेट मतलब डिस्कशंस करना। सो ये डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़ को, बिल्स को, गवर्नेंस का जो भी इश्यूज़ हैं दोनों हाउसेज में। डिबेट से क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है गवर्नमेंट की, और ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं लोगों के ओपिनियन को एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेम, ठीक है। हेल्प शेप नेशनल पॉलिसीज़ एंड इशूज़, ठीक है। नेशनल पॉलिसीज़ इससे इम्पैक्ट होती है, और डिस्कशन कैसे होंगे, वही क्वेश्चन आवर शॉर्ट, जैसे कि ड्यूरेशन डिस्कशन होती है, 2 आवर ड्यूरेशन होती है, 0 आवर ड्यूरेशन होती है डिस्कशंस। तो इस तरीके से फाइनेंशियल रूल्स भी होता है। फाइनेंशियल रोल कैसे होता है, एमपीज़ क्या करते हैं, आपको पता है, स्क्रूटनाइज करते हैं, अप्रूव करते हैं यूनियन बजट को, है ना। स्क्रूटनाइज कैसे कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के थ्रू करते हैं। और अप्रूव कैसे करते हैं, हमारे अप्रूव तो करते हैं यूनियन बजट पे, दैट इज़ वोटिंग करके। सो डिबेट करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, फाइनेंस बिल के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पब्लिक मनी, ये भी इंश्योर करते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको पता है एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, वो एग्जामाइन भी करती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट ने यूज़ करा वो किस तरीके से यूज़ करा। एंड एमपीज़ एक तरीके से कस्टोडियंस हैं टैक्स पेयर्स के बने के, क्योंकि लोग, है ना, जनरल पब्लिक क्या कर रही है, अपना टैक्स दे रही है, टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को। तो अब यहाँ पे जो एमपी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चेक ऑन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे कि जो ये पैसा आ रहा था इसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ ओवरसाइट या अकाउंटेबिलिटी रोल, तो नज़र रखना, एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखना, एग्जीक्यूटिव सही काम कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। तो एमपीज होल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पता है स्टेयर नॉन स्टेयर अलग अलग टाइप के, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं अगर उनको दिखता है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, एंड एक्सप्लेनेशंस भी डिमांड कर सकते हैं। कमेटीज़ के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू ये चेक करते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही हुई है कि नहीं हुई है, और इंश्योर करते हैं जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल रहे टू द पब्लिक एंड नॉट अबव इट, गवर्नमेंट जवाबदेही रहे, आंसरेबल रहे, किसको, हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है। ओवरसाइट रोल से क्या होता है, एक प्रिंसिपल जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट में भी रोल है, जैसे कि मैंने बताया एमपीज प्ले अ की रोल इन कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने एरिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि उनको एमपी लेट्स फंड मिल रहे हैं, और साथ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, रोड, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करते हैं ना, कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के बीच में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वही हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, और एडवोकेट करते हैं डेवलपमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स इन पार्लियामेंट फॉर देयर रीजन। साथ में वो ये भी बताता है कि हमारे यहाँ पे किस स्कीम की, किस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, एंड दे हेल्प ब्रिंग सेंट्रल पॉलिसीज़ टू द ग्राउंड लेवल। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल ऊपर बैठी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस पॉलिसीज़ को एक ग्राउंड लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ एथिकल रोल भी है, कैसे है, एमपीज आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे उम्मीद की क्या की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, उनको अपहोल्ड करेंगे, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे, एंड इंश्योर करेंगे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, नॉन पार्टीसनशिप, एंड ट्रस्टीज़ हैं कहीं ना कहीं पब्लिक फेथ के, मिसयूज़ ऑफ पोजीशन इरोड्स डेमोक्रेसी, अगर वही गलत काम करेंगे तो फिर ऑफकोर्स डेमोक्रेसी खराब होगी। तो इससे ज़रूरत है कि हम क्रिमिनलाइजेशन को अवॉइड करें, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें, कोड ऑफ कंडक्ट जो एमपीज़ एंड एथिक्स कमिटीज़ भी बैठी जाती हैं इसके लिए, जैसे कि ज़्यादा एथिकल गवर्नेंस हो। अब क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इनका इफेक्टिव रोल नहीं हो पा रहा है। बहुत बार आप देखोगे तो लो अटेंडेंस है, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा जो यही है कि लोग आते नहीं हैं, डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिसाइजेशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा एक तरीके से चीज़ में पॉलिटिसाइजेशन आ चुकी है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। लिमिटेड रिसर्च एंड एक्सपर्टाइज अमंग एमपीज ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज, ज़्यादा जैसे कि आज के टाइम पे एआई के बारे में किसी मिनिस्टर को कितनी इन्फॉर्मेशन है, सो दे हैव लिमिटेड रिसर्च एंड एक्सपर्टाइज है। विप सिस्टम है जिससे कहीं ना कहीं फ्री एंड इंडिपेंडेंट वोटिंग नहीं हो पाती है, तो डेमोक्रेसी विद इन द पार्लियामेंट ही नहीं है। पार्लियामेंट जो कि अपने आप में द बिगेस्ट टूल ऑफ डेमोक्रेसी, डू नॉट हैव अ डेमोक्रेसी विद इन इट। सो इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को खत्म करता है, एंड ओवर डिपेंडेंस है ब्यूरोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव वीकन्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब कोई अपना काम करना नहीं चाहता, वो ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं हर एक काम, पॉलिसीज़ को भी उनसे बनवा रहे हैं, इंप्लीमेंट भी उनसे करवा रहे हैं। तो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है वो भी वीक हो रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लो अटेंडेंस है ना, पॉलिटिसाइजेशन, लिमिटेड रिसर्च एक्सपर्टाइज, विप है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ओवर डिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। बाकी भी हैं, आप अपनी तरफ से कुछ सोच के लिख सकते हो और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है।
और भी हैं देर आर, जैसे कि मतलब अपना वही पर्सनल बायस होना, पर्सनल अपनी पार्टी की तरफ ज़्यादा लाइन होना रेदर देन नेशनल इंटरेस्ट की। एंड उसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं, मोटा मोटा तो देखिए यही है, ठीक है। अब जुडिशियल एंड रिफॉर्म पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं जुडिशियल या फिर कहें तो रिफॉर्म पर्सपेक्टिव। सो सबसे पहले हमारा है किहोतो होलाहान केस, जिसने क्लैरिफाई करा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ या रोल ऑफ एमपीज़ की इंडिपेंडेंस के बारे में। और उसके अलावा लॉ कमीशन की हम रिपोर्ट, लॉ कमीशन एंड सेकेंड ईआरसी को हम ज़रूर टैग करेंगे, जिन्होंने रिकमेंड करा है कि कुछ मैंडेटरी अटेंडेंस होनी चाहिए, लाइक पार्टिकुलरली कुछ ईयर्स के लिए या फिर कुछ डेज़ के लिए। तो एंड स्ट्रॉन्ग एथिक्स कोड भी उन्होंने सजेस्ट किया था। बेटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की बात करी थी एमपीज़ के लिए। तो इन दोनों को आप स्टिल छोड़ दो। याद क्या रखना कि लॉ कमीशन की 2/5 रिपोर्ट एंड सेकेंड ईआरसी रिकमेंडेशन। सो वी कैन राइट लाइक इन सजेशंस की लॉ कमीशन की रिपोर्ट एंड सेकेंड ईआरसी ने भी रिकमेंड करा कि मैंडेटरी अटेंडेंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एथिक्स कोड होना चाहिए एंड बेटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एमपीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल अगर हम कंपेयर करें या फिर कुछ रिफॉर्म आइडियाज़ को, तो जैसे कि डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं जैसे कि यूके एंड यूएस हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमेटी सिस्टम्स होते हैं एंड रिसर्च सपोर्ट दिया जाता है लेजिस्लेटर्स को। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन, हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विसेज को और ज़्यादा मजबूत करें, डिजिटल एक्सेस टूल्स को का एक्सेस इंक्रीज़ करें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्टीन्यूस एजुकेशन एमपीज़ को देते रहें, जो रिगार्डिंग जैसे कि मॉडर्न डे के टाइम पे जैसे एआई है आज के टाइम पे, इनकरेज करें बाई पार्टीसन कॉरपोरेशन फॉर पॉलिसी ओवर पॉलिटिक्स। बाई पार्टीसन कॉरपोरेशन का मतलब है जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके बीच में कॉरपोरेशन रहे और जो अपना वो उनका बीच का टसल है उसको वो हमारे पार्लियामेंट में ना लेके आएँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एमपीज़ आपको पता है मल्टी डायमेंशनल उनका रोल है, लेजिस्लेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, फाइनेंशियल ओवरसाइट है। तो एक तरीके के से रोल नहीं है, बहुत सारे रोल हैं एंड ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को। एंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सो दैट हम ज़्यादा कॉम्पिटेंस, एथिक्स एंड परफॉर्मेंस भी रहे, कॉम्पिटेंस भी रहे, एथिक्स भी उसके अंदर आए। अनदर मेजर थीम इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक हम इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो स्पीकर हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, आपको पता है लोकसभा का, जिसका मेंशन आपको आर्टिकल 93 से 97 में मिलेगा। स्पीकर हमारा गार्जियन है डिग्निटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, मतलब क्या है कि वो एक दूसरे एमपीज़ में भी जो है एक दूसरे की इज्जत बनी रहे, डिग्निटी एंड जो प्रिविलेजेस होते हैं तो उनको ये चेक ऑन करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी ऑफ द हाउस एंड इंश्योर करता है कि उसकी स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। इसके वैसे हमने जो रोल हैं ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, फिर आगे हम और पढ़ लेंगे। बात करें अगर इलेक्शंस की तो इनको इलेक्ट किया जाता है, इसको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के मेंबर्स में से ही, अमंग देमसेल्व्स सून आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग, पहली सिटिंग के बाद सबसे पहले जो है स्पीकर का इलेक्शन होता है। जनरली बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी या फिर कोलिजन, जनरली जो रूलिंग पार्टी होता है उसी का जो मेंबर है वो स्पीकर बनता है। होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट लोकसभा इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, और जब तक ये हमारा ऑफिस को होल्ड करता है जब तक अगली लोकसभा ना आ जाए। कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर, अगर रिज़ाइन करना होता है तो किसको देगा अपना लेटर, दैट इज़ टू द डिप्यूटी स्पीकर। कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या जिसको हम कहते हैं। तो इसको रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी जिसको हम कहते हैं, राइट। डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करता है जब उसकी एब्सेंस होती है तो। अब फंक्शंस थोड़े से रोल देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिसाइडिंग रोल है, ये ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड डेकोरम को मेंटेन करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन बोल सकता है और कितने समय के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं वो कंडक्ट हो फेयरली, ऐसा ना हो कि किसी एक की ही बात सुनने को मिले और दूसरे को मौका ही ना दिया जाए। ये सस्पेंड भी कर सकता है मेंबर्स को अगर वो अनरूली बिहेव करते हैं, गलत बिहेव करते हैं, तो इज़ लाइक अ मॉनिटर ना, जैसे मॉनिटर ऑफ द क्लास होता है इसी तरीके से सस्पेंड कर सकता है मेंबर्स को। इंश्योर करता है प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट की, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फेयरली जो है डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशन हो पार्लियामेंट्री बिजनेसेस का। सेकेंड, इसका लेजिस्लेटिव रोल भी होता है। लेजिस्लेटिव रोल मतलब क्योंकि ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर है ना, वो भी एक एमपी है, तो एमपी है तो उसके भी कुछ हमारे एज अ एमपी रोल होंगे। तो जैसे कि वो डिसाइड करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, मोशंस एंड बिल्स को। तो लेजिस्लेटिव रोल का मतलब है कि एक तरीके से लॉ मेकिंग में उसका क्या योगदान होता है।
तो वही डिसाइड करता है कि कौन से क्वेश्चंस को लेना है, कौन से मोशंस को लेना है, कौन से बिल्स को लेना है, कौन किसको नहीं लेना है। सर्टिफाइज बिल्स एज मनी बिल्स, मनी बिल है कोई बिल नहीं है उसको भी यही सर्टिफाई करता है, जो कि एक वेरी पावरफुल फंक्शन है। साइन ऑल बिल्स पास बाय द लोकसभा बिफोर सेंडिंग दम टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और ये एक नई बात पता चली है कि हर एक बिल जैसे कि जो लोकसभा में पास हो गया उस पर तो इससे सिग्नेचर करता है अपने अंदर, वो हमारी दैट इज़ इन द राज्यसभा जाता है वो बिल। प्लेज अ की रोल ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशंस में भी वो प्रिसाइड करता है तो उसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फ्री एंड फेयर लेजिस्लेटिव डिबेट कराने में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है। तो स्पीकर हेड है हमारी लोकसभा के, सेक्रेटेरिएट का भी हेड होता है। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट का हेड भी कौन है? स्पीकर है। ये हाउस कमिटीज़ को रेगुलेट करता है, नॉमिनेट करता है मेंबर्स को। स्टाफ कमेटी, बजट, एक्सपेंडिचर जो होता है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्टाफ के अपॉइंटमेंट, बजट एंड एक्सपेंडिचर को, एंड रिप्रेजेंट करता है हाउस को नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभा रहा है। जुडिशियल, एक क्वासी जुडिशियल रोल भी हमारे स्पीकर का होता है। ये डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, है ना। और एक तरीके से इम्पार्शियल अथॉरिटी जो किसी भी पार्टी की तरफ अलाइन नहीं है, इम्पार्शियल होके काम करता है वाइल डिसाइडिंग सच केसेस को। डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन जो भी वो डिसीजन लेता है उस पर जुडिशरी अपना रिव्यू कर सकती है, जो कि कीहोतो होलोहान केस में बोला गया। एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड विप्स, बाकी जो भी डिस्प्यूट होते हैं हमारा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिल रहा है, विप से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी रिजॉल्व कराता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव रोल भी है, तो रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पब्लिक को। कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ द हाउस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो भी जैसे इंटरनेशनल फॉरम्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉरम्स होते हैं, तो ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। तो एक सिंबल है हमारी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कलेक्टिव वॉइस ऑफ द पीपल का। अब इसके पास पावर्स और प्रिविलेजेस और क्या होते हैं? देखिए, जो उसके डिसीजंस हैं वो होते हैं हमारे प्रोसीजरल मैटर्स, वो फाइनल होते हैं एंड कैन नॉट बी इजीली चैलेंज, उनको आप नहीं कर सकते। जो भी प्रोसीजर है कि कोई आपने जैसे आपने किसी चीज़ पे वोट होने नहीं दी या होने दी, है ना, तो जो भी वो प्रोसीजर करा रहा है वोट कराने का, डिस्कशंस कराने का, तो इसको आप जनरली चैलेंज नहीं कर सकते हो इतना इजीली। डिसीजंस कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, जो कि डिटरमाइन करता है कि राज्यसभा का क्या रोल रहेगा, तो एक तरीके से अपने आप में सिग्निफिकेंट पावर है। प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स को। ठीक है, तो क्या करता है? राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो है मेंबर्स की उनको भी प्रोटेक्ट करता है। कैन एक्सपोनेज रिमार्क्स और सस्पेंड मेंबर्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन, मतलब बेइज्जती भी कर सकता है कि आप ज़्यादा मत बोलो, चुप बिठा सकता है किसी पे, फिर सस्पेंड भी कर सकता है अगर कोई बदतमीज़ी से पेश आता है, जिससे डिसिप्लिन ऑफ द हाउस बना रहे। डिसीजंस मेड इन गुड फेथ आर प्रोटेक्टेड, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 112 फ्रॉम कोर्ट इंटरफेरेंस इन प्रोसीजरल मैटर्स। ठीक है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है, स्पीकर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो जैसे कि मैंने बताया, एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है, जिससे और ज़्यादा डेमोक्रेसी विद इन द पार्लियामेंट बनी रहे। मेजॉरिटी रूल को बैलेंस करता है माइनॉरिटी राइट्स के साथ, कि माइनॉरिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट होते रहें। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है। मेंटेन करता है अकाउंटेबिलिटी एंड डिबेट को, स्मूथ डिबेट होने देता है, डिसिप्लिन डेकोरम बना के रखता है। कंसिडर्स स्पोक्स पर्सन ऑफ द लोकसभा एंड कस्टोडियन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इशूज़ क्या हैं? वही इशूज़ आपको पता है कि न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन उठाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही होता है, कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से ही जनरली एक पर्सन होता है जो कि एज अ स्पीकर नॉमिनेट करता है, तो वो न्यूट्रल कैसे है ना। बहुत बार आप देखोगे तो वो बहुत बार बाइस डिसीजंस भी लेता है। डिले इन डिसाइडिंग एंटी डिफेक्शन केसेस इफेक्ट्स क्रेडिबिलिटी, कोई टाइमलाइन तो है नहीं कि एंटी डिफेक्शन केस के अंडर कि कितने दिनों में आपको डिसीजन लेना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर क्या करती हैं, जो स्पीकर है और वो क्या करता है, क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टी से लाइन है, तो किसी अगर उसको लगता है कि उसको निकाल देना, उस पर एंटी डिफेक्शन लगा देना फेवर में नहीं है, तो उसको डिले करता रहेगा, और जिसको लगता है कि फेवर में है तो उसको फटाक से कर देगा। तो कोई भी क्या नहीं है, कहीं ना कहीं से क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। सर्टिफिकेशन करता है मनी बिल्स का, जैसे कि आधार बिल का किया गया था, उसने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स करे। बहुत बार जो है जानबूझ के कोई बिल अगर मनी बिल नहीं दिया तो उसको वो सर्टिफाई कर देता है कि मनी बिल है, एंड उससे क्या होता है, हमारी राज्यसभा का जो रोल है वो कम हो जाता है। ओके, एक्सेसिव डिस्ट्रप्शंस रिड्यूस द स्पीकर्स इफेक्टिव कंट्रोल।
लैक ऑफ कोडिफाइड रूल्स है न्यूट्रलिटी पे एंड कहीं ना कहीं रिमूवल प्रोसेस पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। मेन एंड न्यूट्रलिटी पे आ जाता है, हम कह सकते हैं। मनी बिल पे भी काफ़ी मिसयूज़ होने को मिला है एंड एंटी डिफेक्शन केसेस में भी आप देख सकते हो तो डिले होता रहता है, उससे क्रेडिबिलिटी हमारी में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाउ और कोई रूल है नहीं उसके न्यूट्रलिटी एंड रिमूवल प्रोसेस से रिगार्डिंग। नाउ जुडिशियल या कमेटी के रिव्यूज़ देखे तो कि हो तो हुलाहन केस हुआ जिसने बोला कि देखिए एक तरीके से सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू वो जो भी डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लाइक एक टाइम शेड्यूल, और यहाँ पे जो स्पीकर है एक तरीके से ट्रिब्यूनल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ऐसे राजा रामपाल केस होता है जहाँ पे स्पीकर्स डिसिप्लिनरी पावर्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को अपहेल्ड किया जाता है। ठीक है, कि स्पीकर की जो डिसिप्लिनरी पावर्स हैं कि मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है ना। आधार केस देखा जाए तो डिबेट ऑन स्पीकर सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, उस पर भी काफ़ी डिबेट हुआ था। आधार केस जो हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसर्न है कि काफ़ी चांसेस हैं इसके मिसयूज़ के, और इस टाइम पे मिसयूज़ ही हुआ था इस तरीके से। बाकी सेकेंड ARC रिपोर्ट ये देती है कि इंडिपेंडेंट एंड टाइम बाउंड मैकेनिज्म होना चाहिए। ऑफकोर्स आपको पता है एंटी डिफेक्शन केसेस के लिए, एंड फिक्स टेन्योर की बात करती है स्पीकर टू इंश्योर द इम्पार्शलिटी, उनका टेन्योर भी फिक्स होना चाहिए सो दैट उनकी इम्पार्शलिटी ना हो। ठीक है, कंपैरिजन में आप देखें तो यूके में आपको पता है स्पीकर रिज़ाइन करता है फ्रॉम द पार्टी एंड एक्ट करता है इम्पार्शली, कि वो पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देता है और उसके बाद वो इम्पार्शल होकर काम करता है। इंडिया भी चाहे तो कंसिडर कर सकता है पार्टी न्यूट्रल इलेक्शन या पोस्ट इलेक्शन रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी। वैसे इंडिया में ऐसा भी होता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ, तो इंडिया में भी ऐसा है कि आप पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है एज अ स्पीकर अगर आप अपनी पार्टी से हट जाते हो। तो नीड फॉर क्लियर गाइडलाइंस है मनी बिल पे, मनी बिल की किस क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए थोड़ी गाइडलाइंस की ज़रूरत है। कोड ऑफ कंडक्ट टू स्ट्रेंथन न्यूट्रलिटी एंड एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बेटर रिसर्च एंड एडवाइजरी सपोर्ट दो स्पीकर को सो दैट वो मैनेज कर पाए हमारे कॉम्प्लेक्स इशूज़ को। नॉट टेक अवेज ये है कि आर्टिकल 93 से 94 में हम बात करते हैं इलेक्टेड को लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। अरे बड़ा ही अजीब बात है भाई, चलिए कोई नहीं। ठीक है, प्रिसाइड करता है लोकसभा एंड जॉइंट सेशंस पे। पावर्स की बहुत सारी हमने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल है एंड फाइनेंशियल है। रोल इसका गार्जियन है एक तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी की तरह, एंड मेन इसके कंसर्न है न्यूट्रलिटी, मनी बिल के मिसयूज, डिले एंड डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग। ये पूरा हमने समरी ले लिया इसका। ठीक है, आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो इट विल बी बेटर अगर हम कंटिन्यू करें। एक बार में 3 टॉपिक्स काफ़ी हैं, बार बार देखें। मैं आई विल जस्ट से कि बार बार आपको क्या करना है, यू नीड टू रिवाइज दीज अलॉट ऑफ टाइम्स। उससे क्या होगा कि चीज़ें माइंड में खुद सेटल होना शुरू हो जाएंगी। अगर चीज़ कोई टफ भी लगती है तो भी वो दिमाग में जल्दी से सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स नॉट दैट टफ, यू कैन डू दिस, बट उसके लिए कम से कम 5 बार मिनिमम 5 टाइम्स यू नीड टू वॉच दिस वीडियो एंड रिकॉल विद इट। बस इतनी ही ज़रूरत है आपको, दैट इज़ इट।